नमस्कार साथियों, हम हैं मोहन परियार के साथ मोहन परियार चैनल पर। आज हम चने की खेती की जो विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, जो सुधार करके इसको हम जानेंगे। वैसे पिछले साल हम इसको देख चुके हैं, तो चलिए इसको शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। और आप अगर ये खेती पूरी करते हैं तो आप 1.5 गुना तक इसमें कमा सकते हैं। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बातें हैं, तो सबसे पहले आपको बात ध्यान रखना है कि यूरिया को अगर देना है तो बुआई से पहले दे देना है। मतलब ये इसको ज़रूरत 20 से 25 रोज तक ही होती है। मतलब जब अंकुरण होता है वहाँ से 25 रोज बाद ये खुद बनाने लग जाता है यूरिया, क्योंकि यूरिया की फैक्ट्री होती है इसकी जड़ों में। मतलब इसमें राइजोबियम गठाने पाई जाती है इसकी जड़ों में, तो ये खुद ही यूरिया बनाता है। तो इसको शुरुआती दौर में 25 दिन तक नहीं बनाता, ये 25 दिन बाद बनाने लग जाता है। तो शुरुआत में यूरिया देना है, और आपको जो डीएपी देना है वो शुरुआत में ही दे देना है, और बाद में नहीं देने की ज़रूरत है। अगर डीएपी बाद में देना चाहो तो दे सकते हो, 25-30 रोज बाद डीएपी बचा सकते हो, पर यूरिया पूरी तरह दे देना है। दूसरी चीज़ इसमें ध्यान रखना है आपको कि सल्फर जो फूल आते हैं उसके पहले आपको स्प्रे करना है, अगर ऊपर से छिड़काव में दे रहे हैं। और ज़मीन में देना है तो 5% डस्ट के रूप में पहले यूज़ कर लें। अगर आपने नहीं किया है तो 1-1.5 साल में, अगर नहीं किया है 1.5 या 2 साल में, तो आप सल्फ़र का यूज़ कर सकते हैं। और ये 6 किलो प्रति बीघा आपको देना है डस्ट वाला, और वो वाला देना है तो वो हम खादों के साथ देख लेंगे। ठीक है, पत्तियों पर रासायनिक खादों का उपयोग फूलों को आने से पहले कर लें, तीसरी बात ध्यान देने वाली बात है। और इसको मतलब फूल आए उसके पहले कर लें, और उसके बाद जो फलियां बैठे उस समय छिड़काव के रूप में करें। चने की माथा तोड़ने की क्रिया जो करना है आपको 20 से 25 रोज में कर लें, 30 रोज तक कर लें। जब पौधा छोटा हो तभी कर लें, ताकि हमारी फसल लेट ना हो, क्योंकि उससे लेट हो जाती है 10-15 रोज, तो वो लेट नहीं होगी, 2-4-5 रोज ही होगी। और पौधे अगर पीले पड़ते हैं, सिंचाई बिल्कुल ना करें उस समय। अगर पौधे पीले पड़ते हैं, हमने पानी दिए तो नहीं करें, ठीक है। और बीजोपचार जरूर करें जो बीज जनित बीमारियाँ हैं। और जिन खेतों में ध्यान देना है, अब यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जिन खेतों में आपका रोग लगता है विल्टिंग, उन खेतों में चनों की बुआई ना करें 2 से 3 साल तक, जब तक धूप वहाँ से फंगस कम नहीं हो जाता है, या वेस्ट डिकम्पोजर करके आप फंगस कम नहीं कर लेते, तो ऐसे खेतों में बिल्कुल ना करें। अगर आजू बाजू भी आपके ऐसी समस्या है, क्योंकि इसके स्पोर्स उड़ते भी हैं, जब भी आप ट्रैक्टर चलाते हैं या कुछ चलाते हैं तो जो मिट्टी उड़ती है उसके साथ साइड वाले खेतों में चले जाता है। अगर साइड वाले खेत में ये समस्या हुई तो आप रिस्क न लें, दूसरी फसल बोल लें, ताकि आपकी ज़मीन में भी वो हो सकता है। तो अगर साइड में ऐसा देख लिया तो आप रिस्क न ले चने की। अगर बुआई के समय की बात करें तो बुआई का समय जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे अक्टूबर से नवंबर होता है, और जो मैदानी क्षेत्र हैं वो वाली स्टेट जैसे कि मध्य प्रदेश हुआ, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, आपका उत्तर प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, और ये राजस्थान हुआ, इस तरह की स्टेट में आप नवंबर से दिसंबर तक बो सकते हैं। 15 दिसंबर आखिरी होता है 1 नवंबर से। अगर बीजोपचार की बात करें तो बीजोपचार आप थायरम से करना है, या आपका मेटालक्जिल से कर सकते हैं, जो फंजीसाइड आता है उससे कर सकते हैं, प्योर मेटालक्जिल लें। इन दोनों से अगर उपचार करते हैं तो इसमें संभावना है कि बीज जनित बीमारियाँ नहीं जाएगी। बीज जनित वो आपका जो विल्टिंग है, सॉइल बोर्न डिसीज़ है, तो वो अलग है और ये अलग है। जो बीज जनित बीमारियाँ वो नहीं जाएगी। बाकी विल्टिंग अगर जिन क्षेत्रों में है तो सीड ट्रीटमेंट से वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ आप बिठा लें। दूसरी बात कर लेते हैं हम कि जो वैरायटी किस में लेना है, क्योंकि जैसे कि दलहनी फसल आपका मानते हैं कि ये दलहनी फसलों में बहुत इसका उपयोग होता है। अरहर के बाद बहुत ज़्यादा उपयोग की जाने वाली है फसल है ये, तो इसका एक्सपोर्ट भी किया जाता है, जो कि आपका काबुली चना होता है। वैसे तो हमारे देश में सरकारों के कारण किसानों को नुकसान पहुँचाने के लिए दलहनी फसलों का आयात कर लिया गया। अगर पैसा यहाँ थोड़ा भाव बढ़ जाता और किसानों को थोड़ा 2 पैसा जेब इनडायरेक्ट चले जाता तो क्या फ़र्क पड़ जाता सरकार पे। मतलब सरकार पे क्या फ़र्क पड़ जाता है, गाँव की इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ जाता है। बाहर विदेशों को पैसा दे दिया, इकोनॉमी को एक डेंजर, एक क्षति पहुंचाने वाली कदम है। सिर्फ कुछ लोगों को, चंद लोगों को खुश करने के लिए 5-7% जो चिल्लाते रहते टीवियों में, वो जो अमीर है, जो गाड़ियों में घूमते हैं, जो कोका कोला पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, उनको खुश करने के लिए किसानों को साला झटका दे दिया सरकार ने। ये मोदी सरकार ने दिया। किसानों की बात करते हैं तो कांग्रेस तो करती है, बीजेपी भी उसी चट्टे बट्टे की थाली है, किसानों के बारे में नहीं सोचते हैं। तो हम तो वैरायटियों को देखते हैं, चने की जो वैरायटियाँ देखना है तो इसमें क्या जल्दी पकने वाली प्रजातियाँ भी होती है, और मध्यम पकने वाली होती है, और देर से पकने वाली भी होती है। तो आपको अगर देर से बुआई करना है तो पूसा 372 का उपयोग कर सकते हैं, और पंत 386 का उपयोग कर सकते हैं। और उदय जो वैरायटी है वो भी अच्छी है। और काबुली चने में जो प्रेमी हो, उज्ज्वला नाम की वैरायटी है तो उसका कर सकते हैं। सीहोर अनुसंधान केंद्र है, मतलब कि मध्य प्रदेश में है, ये दलहनी अनुसंधान केंद्र में आता है, जो सीहोर है भोपाल के पास, वहाँ पर किए जाते हैं ये अनुसंधान। ठीक है, AK-94 वहीं की निकली हुई वैरायटी है, AK-134 वहीं की वैरायटी है, जे आपका जबलपुर से निकली हुई है, और चमत्कार ये पता नहीं कहाँ की निकली हुई है, पर ये भी है जो काबुली चने की पसंद करते
हैं वो। और देसी वेराइटियाँ जो लगाना चाहते हैं वो पूसा 256 लगा सकते हैं राधे के, 850 आती है, और KJD 266 JG16 जो जबलपुर से निकली है वो भी लगा सकते हैं। अब जाने से इसके बाद जानते हैं सिंचाई जो प्रोसेस आती है उसकी। तो चने में फूल जब खिले हो या बाहर हो, जब सिंचाई न करें, फूल आने के पहले सिंचाई कर लें, और पलेवा करके अगर इसकी बुआई कर सकते हैं तो बढ़िया। और जो एक पानी में करना चाहते हैं वो सिर्फ भूमि की सिंचाई, भूमि की नमी का उपयोग कर लें, और जब एक सिंचाई उपयोग हो तो फूल आने के पहले दे दें, और जिसके पास 2 सिंचाइयाँ हो फूल आने के पहले दे दें, और एक फलियाँ बनने के बाद दें। मतलब उसमें फूल 5-10% रहे तब, बूम फ्लावर हो तब सिंचाई ना करें, ये मेजर ध्यान रखना है। ऊपर से अब स्प्रे करना चाहते हैं आप टॉनिक के रूप में फर्टिलाइज़र का उपयोग करें, 19-19-0-34, और आपका 19-19 का उपयोग पहले करें, 15-20 रोज की अवस्था में कर लें। उसके साथ 40-45 रोज जब अवस्था होती है आप 12-61-0 का कर सकते हैं, जो मैंने बनाना बताया वो, या DAP का कर सकते हैं, सेम टू सेम फार्मूला है, पर फूल आने के पहले करें। और उस समय वाच करते रहें कि उसमें इल्लियाँ आती है कि नहीं है। तो ये 2 स्प्रे करें, और उसके बाद फलियाँ बैठ जाए जब 0-0-50 का उपयोग करें, ताकि ज़्यादा उत्पादन ले सकें आप। अगर हम अगली बात करें कीटों की, तो कीटों में 2 सबसे गंभीर समस्या होती है। कटवा होता है जो नीचे से काटता है और रात को ही निकलता है, इसका नेचर है रात को निकलना। और दूसरा होता है इल्ली, पोड बोरर होती है। तो पहली चीज़ आपको कटवे को नियंत्रण करना है। पौधे कट रहे हैं और नीचे से ढलक रहे हैं 15-20 रोज की अवस्था या 25 रोज की, तो इसका पहला उपाय है ऑर्गेनिक उपाय जो करना चाहते हैं, तो जो कूड़ा करकट हो तो उसके ढेर लगा दें, और खुदे हुए उसके पहले आप जब थोड़ी से उस समय आप इन कूड़ों को जला दें बाहर इकट्ठा करके, उसके नीचे उसके एडल्ट छुपे रहते हैं। दूसरा उपाय ये करें कि आप इसको मोनोक्रोटोफास के साथ, आप थूली के साथ मोनोक्रोटोफास जो गेहूं को पिसा के जो मोटा मोटा दाना उसके साथ मिला के खेत में भुरक दें 4-5 किलो, तो ये खाएंगे तो मर जाएंगे। और रही इल्ली की बात, तो इल्ली के कंट्रोल में हमने पिछले साल बेटर रिजल्ट देखे हैं इमामेक्टिन बेंजोएट के, और कम मेहनत करना पड़ती है, और कॉस्टिंग लगभग वही बैठती है जो प्रोपेनोप्लस साइपर की बैठ रही है। तो इसमें क्योंकि दूसरे इंसेक्ट नहीं आते हैं, तो प्रोपेनोसाइपर की बजाय इमामेक्टिन बेंजोएट कर सकते हैं, उसका उपयोग करें। और बाकी दूसरा करने की ज़रूरत नहीं है, उसके अलावा पत्तियों पे साइड इफेक्ट भी नहीं है, और उसका उपयोग करें। फंजीसाइड में आप यूज़ करना चाहते हैं तो M45 यूज़ कर सकते हैं, या COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यूज़ कर सकते हैं। 2 फंजीसाइड के, उससे आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिलेगा और फंगस की भी समस्या खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप ये बीमारियों इनको करें। और जो विल्टिंग की समस्या है, या जो बीमारी में बात चली, तो विल्टिंग एक सॉइल बोर्न डिसीज़ है, जहाँ तक मैंने अध्ययन किया। तो उसको सॉइल बोर्न डिसीज है, तो उसको मिट्टी को उपचारित करना संभव नहीं है, तो उन खेतों को सिर्फ धूप से उपचारित करें, क्योंकि वो विजिट ट्रीटमेंट से वो बीमारी नहीं जाएगी। और दूसरे जो भी फंजीसाइड बताते हैं उससे ना करें, मेटालॉक्सिल लाएँ, या कार्बन डाइजेशन से कर लें, या थायरम और कार्बन डाइजिम दोनों मिला के कर लें, तो ये ट्रीटमेंट हो जाएगा बीमारियों का। और इंसेक्ट का हो गया, जैसे कि चना आपको जानते हैं लेग्यूमिनेसी का है, तो इसमें नाइट्रोजन कम हो जाएगा। नाइट्रोजन 25 किलो प्रति हेक्टेयर लगेगा, हेक्टेयर 4 बीघे में, और 4 बीघे में 70 किलो फास्फोरस लगेगा, 4 बीघे में आपका 25 किलो पोटास लगेगा। इसको हम बीघे में कन्वर्ट करें तो नाइट्रोजन 6 किलो लगेगा 1 बीघे का, फास्फोरस 17 किलो लगेगा, और पोटास 6 किलो लगेगा। अब इसको इफको और यूरिया के रूप में देना चाहते हैं, तो ये 2 कॉम्बिनेशन में देना चाहते हैं जो मिक्स फर्टिलाइज़र, तो इसमें यूरिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इफको से ही काम चलेगा जाएगा, क्योंकि इफको में दोनों बैलेंस हैं। इसमें यूरिया भी मिल रहा है आपको, फास्फोरस भी मिल रहा है, पोटास भी मिल रहा है। तो 53 किलो प्रति बीघा डालेंगे तो तीनों चीज़ें मिल जाएगी। DAP और यूरिया और म्यूरेट आप पोटास के रूप में आप देना चाहते हैं, तो DAP आपको लगेगा यहाँ पर 1846 जो देते हैं 37 किलो देंगे। तो इसमें यूरिया जो है आपको थोड़ा सा एक्सेस हो जाएगा, पर वो चल जाएगा, मतलब ये 7 किलो 8 किलो हो जाएगा यूरिया, 7.5-8 किलो, तो कोई नहीं बात, वो चल जाएगा, मतलब DAP भी चल जाएगा। पर इसके साथ पोटास आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, और ये आपको शुरुआत में ही दे देना है। DAP बचाना चाहते हैं तो बचा सकते हैं, पोटास और यूरिया साथ में ही फूंक दें पूरा, ठीक है। अगर कुल्पा चलाते हैं उसमें आप डोरा चलाते हैं, और फिर तो आप DAP आधा रख के वापस दे सकते हैं 15-20 रोज बाद भी, ठीक है। 20 रोज से ज़्यादा नहीं, 25 रोज जब पानी अगर हो उसके पहले देते हो, तो वैसे तो पूरा पहले ही कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और तीनों की चीज़ों के अलग अलग देना चाहते हैं, सुपर फास्फेट के रूप में, यूरिया के रूप में, और पोटास के रूप में, तो आपको सुपर फास्फेट लगेगा 106 kg 2 बैग लगेंगे, और आपको 11 kg लगेगा यूरिया, और 11 kg लगेगा आपको पोटास। तो इस प्रकार से ये तीनों तत्व आपको मिल जाएंगे। अब रही बात आपको सूक्ष्म पोषक तत्वों की, तो सूक्ष्म पोषक तत्वों में सबसे स्पेशल आपको ध्यान रखना है सल्फर। सल्फर अगर नहीं दिया है 2 साल में, तो आपको 750 ग्राम का स्प्रे करना है 80% वाले का। और अपने 5% डस्ट के रूप में आप करना चाहते हैं, तो 5% डस्ट के रूप में आप करीबन 6-7 किलो लग जाएगा।
ठीक है, 7 किलो प्रति बीघा दे दीजिएगा तो हो जाएगा। इसमें बैक्टीरियल राइजोबियम कल्चर से अगर करना चाहे तो वो कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में भूल गया था मैं, तो वो भी कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र की सारी चीज़ें हो गई, तो सारी चीज़ें मैंने बता दी है। और इस प्रकार खेती करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। और जिन खेतों में विल्टिंग की समस्या रही, किसी प्रकार के सीड ट्रीटमेंट से कोई ही आपका चना नहीं बचेगा, बीज उपचार से वो आपका जो विल्ट से सूखता है उससे नहीं होगा। कोई सी कंपनी हो, कोई सी भी दवाई हो, तो उससे आपका नहीं ट्रीटमेंट हो रहा। और बहुत सारों ने करके देख लिया है, इस प्रकार से कई प्रकार से उस फंगस को नहीं मार रहा। तो जिन खेतों में विल्टिंग की समस्या है वो किसान इसको हाथ लगाए ही नहीं। आजू बाजू के साइड में भी है तो मेरी सलाह है कि पड़ोसी के यहाँ भी रही तो भी नहीं लगाएं। पूर्व पश्चिम दोनों दिशाओं में अगर पड़ोसी हैं समस्या रही तो विल्टिंग की रही तो वो किसान चने को हाथ ही नहीं लगाए, गेहूँ बोले ताकि कुछ आ जाए, बाकी उल्टा घाटे कर्जे में न जाएँ। तो अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए दर्शकों को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटे को दबा लें और शेयर करना ना भूलें, ताकि कुछ किसानों की मदद हो पाए और कहीं पूरी फसल ना हो जाए। अगर विल्टिंग और इसको समझ जाएंगे तो उनका फायदा हो जाएगा। तो बस साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिर मिलते हैं। जय हिंद।